हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। आज हम करने जा रहे हैं मुद्रास्फीति धारणा एवं विकास, जो फर्स्ट लेसन है बीए जो फोर्थ सेम का, उसके आगे का ये पार्ट 2 है फर्स्ट लेसन का। पिछले पार्ट में हमने किया था मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, इसके प्रकार, मुद्रास्फीति का सिद्धांत, केंद्र के अनुसार मुद्रास्फीति किसे के भाग हैं, 2 भाग हैं, वो किए थे। आज हम करने जा रहे हैं इससे आगे जो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति और दूसरा है इसका लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। आज की वीडियो में हम करेंगे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, जिसमें वर्तमान कीमत स्तर पर कुल मांग कुल पूर्ति से अधिक हो जाए, यानी कि फर्मों द्वारा उत्पादन है, यानी कि वस्तुओं की पूर्ति है वो तो कम हो जाए और लोगों की मांग है वो ज़्यादा हो जाए, जिसके कारण क्या होती है, मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। तो ये किस प्रकार होती है, डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। यहाँ पर हमेशा प्राइस लेते हैं, ये आपको पता ही होगा, यहीं पर उत्पादन। ठीक है, तो अब हमें मांग को लेकर चलना है। अब देखो, ये पी से एस, ये जो है ये वक्र है पूर्ति वक्र, ऐसे। अब ये सीधा हो गया यहाँ से, ठीक है। ये तो हो गया पूर्ति वक्र, और ये D1 D2 D3 D4 D5 D6 ये है मांग वक्र, ठीक है। अब देखो, पहले मांग D1 थी, D1 पर ये जो है OM उत्पादन और OP कीमत थी। D2 हो गया जो मांग है, D2 हो गई, तो OM1 उत्पादन और OP कीमत, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। जैसे जैसे मांग बढ़ती जा रही है कीमत और उत्पादन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब D4 पे क्या हो गया कि यहाँ पर पूर्ण रोजगार की स्थिति आ गई। यहाँ पे पूर्ण रोजगार आपको पता ही होगा कि जहाँ पूर्ण रोजगार उस स्थिति को कहते हैं जब जो लोग काम करने के लिए इच्छुक होते हैं, काम करने के लिए तैयार होते हैं, रुचि होती है, वो मतलब उनको काम मिला हुआ होता है। तो यहाँ पर क्या है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति है। ये यहाँ पे कीमत है OP2 और OM3 आउटपुट है, उत्पादन है, ठीक है। अब इससे आगे अगर मांग बढ़ेगी ना, तो क्या होगा, पूर्ण रोजगार के बाद क्या होता है कि पूर्ण रोजगार में लोगों की आय बढ़ जाती है और उत्पादन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। और उत्पादन कम होगा तो पूर्ति वस्तुओं साधनों, जो वस्तुओं की पूर्ति है वो कम हो जाएगी। और पूर्ण रोजगार है तो लोगों की आय अधिक होगी तो लोग मांग अधिक करेंगे, ज़्यादा वस्तुओं की मांग करेंगे, लेकिन पूर्ति तो कम ही है। तो जिससे क्या होगा, अगर वस्तुओं की पूर्ति कम है और मांग अधिक हो जाएगी तो कीमतें बढ़ जाएंगी, लेकिन उत्पादन उतना नहीं बढ़ता, उत्पादन स्थिर रह जाता है। अगर वस्तुओं की पूर्ति हो गई नहीं और मांग बढ़ने लग जाएंगी तो कीमतें ही बढ़ेगी। तो क्या इसमें क्या बताया गया है कि ये यहाँ पर पूर्ण रोजगार, इससे आगे मान लो मांग बढ़ गई, D5 हो गई, तो क्या हो गया, उत्पादन तो इतना ही रह गया, OM4 हो गया, और कीमतें हैं OP3 हो गई, ठीक है। अब इससे ज़्यादा अगर मांग और बढ़ेगी तो क्या होगा, D6 मांग हो गई, तो उत्पादन तो OM4 रह गया, क्योंकि लोगों की आय बढ़ गई। आय बढ़ने के कारण, यानी कि पूर्ण रोजगार है, पूर्ण रोजगार होने के कारण पूर्ति इतनी नहीं हो पाती जितनी मांग अधिक बढ़ जाती है। तो OP4 जो कीमत हो जाती है D6 मांग बढ़ने के कारण, ठीक है। तो ये मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, यानी कि जो मांग है वो पूर्ति की तुलना में अधिक बढ़ जाती है। मोटा मोटी देखें तो इसमें क्या गया, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। अब डायग्राम से मोटा मोटी देखेंगे तो यहाँ पे पूर्ण रोजगार है, पूर्ण रोजगार के बाद क्या होता है, पूर्ति तो फिक्स हो जाती है। देखो, ये पूर्ति है, ये फिक्स हो गई, और अगर मांग बढ़ेगी फिक्स पूर्ति में, अगर पूर्ति होगी नहीं, अब देखो पूर्ति फिक्स है, पूर्ति हो ही नहीं रही आगे, उत्पादन हो ही नहीं रहा आगे, ठीक है, वस्तुएं बढ़ ही नहीं रही आगे। तो अगर मांग और अधिक होने लग जाएगी तो जो बची हुई है इनकी कीमतें ही बढ़ेगी, क्योंकि ये और ज़्यादा तो उत्पादन नहीं हो रहा, फिलहाल बच रही है, उनकी ही कीमतें और अधिक होने लग जाएगी, ठीक है।
तो अब क्या है, पूर्ण रोजगार के बाद अगर मांग बढ़ेगी तो पूर्ति तो फिक्स हो जाएगी, लेकिन प्राइस है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और जो आउटपुट है, आउटपुट यानी कि पूर्ति, वो क्या है, फिक्स है ही है। ठीक है, M4। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कीमतें बढ़ रही हैं, यानी कि मुद्रास्फीति बढ़ती चली जाएगी मांग के कारण, यानी कि मांग ज़्यादा हो रही है और पूर्ति फिक्स ही है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। ठीक है, आगे है जो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति है वो किन किन कारणों से बढ़ती है। भाई, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति में किन किन कारणों से मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। तो पहला कारण है मुद्रा का परिणाम सिद्धांत। इसमें क्या कहा गया है, पूर्ण रोजगार की स्थिति के बाद मुद्रा की मात्रा में वृद्धि। सिंपल सी बात है, वही बात आ गई जो डायग्राम में बताई थी। इसमें कहा गया पूर्ण रोजगार की स्थिति के बाद। अब पूर्ण रोजगार हो गया तो लोगों की आय में वृद्धि हो जाएगी, आय में वृद्धि हो जाएगी तो लोग अधिक मांग करेंगे, अधिक खर्चा करेंगे। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, मांग तो अधिक बढ़ जाएगी लेकिन पूर्ति उतनी नहीं बढ़ पाएगी, जिसके कारण मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, दूसरा है केन्ज का सिद्धांत। इसमें कहा गया है कुल मांग कुल पूर्ति से अधिक हो जाए। बात एक है, थोड़ा घुमा फिरा के इसे कहा गया है, निष्कर्ष सबका एक ही निकलता है, भाई मांग अधिक हो जाती है या मुद्रा की पूर्ति अधिक हो जाती है और जो वस्तुएं सेवाओं की पूर्ति है वो कम हो जाती है। ठीक है, या फिर ऐसे करो, मांग अधिक हो जाती है और पूर्ति कम हो जाती है। ठीक है, तो केन्ज का सिद्धांत क्या कहता है, कुल मांग कुल पूर्ति से अधिक हो जाए। कुल मांग अब देखो कैसे निकलती है। कुल मांग यानी कि हमने कोई वस्तु है सेवा की कोई वस्तु मान लो कोई वस्तु की मांग की हमने, तो मांग कैसे निकलती है, कुल उपभोग व्यय और निवेश व्यय। यानी कि उपभोग यानी कि कितना खर्च किया है, अब मांग करिए कोई चीज़ की, यानी कि हमने कोई खर्च किया है तभी हमें वो वस्तु प्राप्त हुई है। कोई मांग करी है हमने कोई वस्तु की, तो उपभोग यानी कि कोई उपभोग किया कोई वस्तु, खर्च किया कोई वस्तु पर, या क्या किया है, निवेश किया है। दो ही चीज़ें होती हैं, तो उपभोग व्यय और निवेश व्यय दोनों का जोड़ कुल मांग होती है। अब इसमें आ जाते हैं जब कुल मांग कुल पूर्ति से अधिक हो जाए। अब इसके अनुसार भाई कुल मांग अधिक हो गई पूर्ति से, यानी कि ये दोनों उपभोग व्यय और निवेश व्यय दोनों अधिक हो गए पूर्ति की तुलना में, तो मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर आ जाता है मुद्रा का आधुनिक परिणाम सिद्धांत। इसमें है मुद्रा के पूर्ति में आवश्यकता से अधिक वृद्धि होना। यानी कि जो मुद्रा, इसमें देखो सरकार आवश्यकता से अधिक नोट छाप दें तो मुद्रा की जो है मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो वही बात है, इसमें मुद्रा की पूर्ति में आवश्यक यानी कि मुद्रा जो है उसकी पूर्ति बहुत अधिक करती, बहुत अधिक नोट छाप दी है, तो जिसके कारण क्या है, मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। आगे है लागत वृद्धि मुद्रास्फीति। इसमें है मांग कम होने पर भी उत्पादन लागत में वृद्धि होने के कारण साधन बेरोजगार होते हैं तथा उत्पादन क्षमता आवश्यकता से अधिक होती है। तो सर जी सारी ऊपर आकर चल गई कि पल्ला ही कौन पड़ी, पल्ला ही अब पड़ेगी। ध्यान से सुनिएगा, इसमें ऐसे सोचना है कि मान लो एक उद्योगपति है, उसको जो उसके उत्पादन में उद्योग है उसका उत्पादन में जो लागत में वृद्धि हो रही है, ठीक है, उसको लागत बहुत अधिक आ रही है, तो वो क्या करता है कि जो आप उसके पास मान लो पहले 10 श्रमिक काम कर रहे थे उसके नीचे, तो उसने लागत में वृद्धि होने के कारण उनको घाटा हो रहा है उत्पादन में, तो इसके कारण उसने 5 रख लिए। ठीक है, 5 को निकाल दिया, जिसके कारण क्या हो गया, तो 5 बेरोजगार हो गई और 5 बचे उनके मान लो आय में वृद्धि कर दी। ठीक है, जिसके कारण वो और अधिक काम करने लग जाएंगे, जो मजदूर हैं आय में वृद्धि होने के कारण और अधिक काम करेंगे तो फिर उत्पादन में वृद्धि होने लग जाएगी। तो इस प्रकार है। तो अब पहले हम ये पढ़ते हैं, मांग कम होने पर भी उत्पादन लागत में वृद्धि होने के कारण
साधन बेरोजगार होते हैं तथा उत्पादन क्षमता आवश्यकता से अधिक होती है। तो समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेते हैं। मांग कम होने पर भी, अब 10 की जगह 5 कर लिए, यानी कि मांग कम कर ली श्रमिकों की। उत्पादन लागत में वृद्धि होने के कारण, जो उत्पादन लागत में वृद्धि हो रही थी तभी तो इसने 10 में से 5 रख लिए और उनकी आय अधिक कर दी, जिसके कारण वो काम अधिक करने लग गए। साधन बेरोजगार होते हैं तथा साधन बेरोजगार हो गए, यानी कि 5 ले लिए, 5 बेरोजगार हो गए, तथा उत्पादन क्षमता आवश्यकता से अधिक होती है। तो इनकी आय ज़्यादा कर दी तो वे और ज़्यादा उत्पादन करेंगे पहले से, तो जिसके कारण उत्पादन वो और अधिक होने लग जाएगा। इसे डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम में OX ये आउटपुट, OY प्राइस, और ये इसको हम समझते हैं। सबसे पहले मोटा मोटा देख लेते हैं कि ये SS पहला पूर्ति वक्र है और ये मांग वक्र है। मांग और पूर्ति जहाँ होती है वहाँ पे संतुलन होता है। और ये पहली जो कीमत है OM1 और ये कीमत तो OP और OM1 यह उत्पादन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ संतुलन है। जो ये कीमत होगी ये उत्पादन होगा, ठीक है, इतना आपको पता ही है। और जो A बिंदु है यहाँ पर पूर्ण वो है और ये A बिंदु है यहाँ पे है पूर्ण रोजगार, यानी कि जो काम करने के लिए उच्च योग्य है, रुचि है, उनको काम मिला हुआ है, ठीक है। तो इससे आगे अगर जो है वो पूर्ति तो कांस्टेंट हो जाती है और अगर मांग बढ़ेगी तो कीमत तो बढ़ने लग जाएगी और पूर्ति जो है वो फिक्स रह जाएगी। इतना आपको पता है। अब हमने जो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति है उसमें अच्छी तरह से पढ़ा है। तो अब क्या होता है, मान लो ये हम कर रहे हैं लागत वृद्धि मुद्रास्फीति, यानी कि लागत बढ़ने के कारण मुद्रास्फीति किस प्रकार हो रही है। तो मान लो लागत बढ़ गई, लागत बढ़ने के कारण क्या होगा, जो पूर्ति है वो कम हो गई। मान लो पहले तो इतना जो है OM1 वस्तुओं की पूर्ति हो रही थी, अब मान लो पूर्ति कम हो गई, ठीक है, OM ये हो गई, ठीक है, यहाँ से पहले ये थी अब ये हो गई, तो ये हो गई। और नया पूर्ति वक्र मान लो यहाँ पे D ये मांग वक्र है, ये यहाँ पे पूर्ति ये हो गया, यहाँ पे संतुलन, यहाँ पे ये कीमत हो गई P1, ठीक है। अब नई कीमत OP1 हो गई और जो उत्पादन है OM ये है, ठीक है, डैश जो भी है, इतना उत्पादन हो गया। अब मान लो आगे कीमत और बढ़ गई तो पूर्ति और कम हो गई। तो सीधी सी बात है, जो अगर लागत बढ़ेगी कोई उद्योग की तो वो क्या उत्पादन उसका कम होने लग जाएगा, ठीक है। तो अब पूर्ति और कम हो गई तो इससे क्या हो और ऊपर की ओर सरकेगा जो पूर्ति वक्र है। नया जो संतुलन है वो यहाँ पर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर D जो मांग वक्र है और यहाँ पर सप्लाई जो मिल रही है इक्विलिब्रियम हो रहा है, यानी कि संतुलन। यहाँ पे OP2 कीमत और जो उत्पादन है OM2 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे लागत जो ये विधि है लागत वृद्धि मुद्रास्फीति, इससे क्या पता चलता है इस डायग्राम के माध्यम से कि जब ये लागत में वृद्धि होती है तो कीमतों में तो वृद्धि होने लग जाती है, लेकिन जो उत्पादन है वो उसमें कमी होने लग जाती है, ठीक है। ये है इसका मोटिव मेन। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कोई ज़रूरतमंद भाई हो उसको शेयर कर देना। आगे हम करते हैं भाई, ये जो लागत वृद्धि मुद्रास्फीति है इसके क्या कारण है, मतलब किन कारणों से ये लागत वृद्धि मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। तो पहला कारण है मजदूरी की दर में वृद्धि या मजदूरी प्रेरक मुद्रास्फीति, यानी कि मान लो एक बहुत बड़ा मजदूर संगठन है, एक उद्योग है मान लो, या एक फर्म है, उसमें जो लोग हैं मान लो 20 वर्कर काम कर रहे हैं, वो सारे इकट्ठे हो गए
जो उद्योगपति हैं उसको कहने लग जाएं कि हमारी मजदूरी है वो अधिक कर दी जाए, तो अधिक मजदूरी करेंगे जिसके कारण क्या होगा, उनकी आय बढ़ेगी और लागत तो पहले से बढ़ी हुई है, जिसके कारण जो पूर्ति है वो कम हो गई है। और आय बढ़ने के कारण लोग अधिक मांग करेंगे तो पूर्ति अधिक होगी नहीं, पहले से पूर्ति कम है, मांग अधिक हो गई तो अपने आप कीमत बढ़ने लग जाएगी वस्तुओं सेवाओं की। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा है लाभ की दर में वृद्धि या लाभ प्रेरक मुद्रास्फीति। इसमें क्या हो जाता है, एकाधिकार और अल्पाधिकार के उदाहरण ले लेते हैं हम। एकाधिकार में क्या होता है, जो एकाधिकारी होता है वो पहले से ऊंची कीमत रखता है अधिक लाभ कमाने के लिए। अल्पाधिकार में क्या होता है, जो फर्म गिने चुने कोई होते हैं, कंपनियां, फर्म या उद्योग गिने चुने होते हैं, वो प्रतिस्पर्धा में लगे हुए होते हैं, वो कोई अपनी सभी कीमत अपनी अपनी ऊंची रखते हैं अधिक लाभ कमाने के लिए। तो अब देखो ये एकाधिकार के माध्यम से समझते हैं। तो देखो एकाधिकारी है वो अधिक कीमत रखेगा। एकाधिकारी का हमने पढ़ा था, वो ऐसे डायग्राम बनता है एकाधिकारी का, वो पहले से कीमत यहाँ पे ऊंची से रखेगा। कम इसलिए करता है क्योंकि वो अपने जो उत्पादन है वो अगर वस्तुएं बेचना चाहेगा तो उसको कीमतें कम करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि ये अधिक कीमत है, अधिक कीमत पर मान लो इतनी चीज़ें बिक रही हैं और कीमत कम कर दी उसने, तो इतनी जो उसके बिकने लग गई, ठीक है। तो इस प्रकार है। तो लाभ की दर में वृद्धि, यानी कि अधिक लाभ कमाने के लिए ये क्या कीमतें ऊंची रखते हैं। अधिक लाभ लेंगे तो कीमतें ऊंची रखेंगे, जिसके कारण क्या है, मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तीसरा है प्रमुख कच्चे माल की लागत में वृद्धि। सीधी सी बात है, कच्चा माल में वृद्धि होगी तो जो उत्पादन होगा बाद में उसमें अपने आप वृद्धि हो जाएगी। तो ये 3 कारण थे, लागत, वृद्धि, मुद्रास्फीति है उसके। लागत, वृद्धि, मुद्रास्फीति में इन 3 कारणों से मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है। आगे है स्फीति का अंतराल, पहले पढ़ लेते हैं हम। जब लोगों की आय में वृद्धि होती है और वे उसको खर्च करने के लिए तैयार होते हैं तो कुल मांग बढ़ जाती है, परंतु यदि बाजार में इसकी तुलना में उपलब्ध वस्तुओं की मात्रा कम होती है तो व्यय की जाने वाली मुद्रा की मात्रा तथा उपलब्ध वस्तुओं की मात्रा में अंतर हो जाता है। इससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसलिए इस अंतर को स्फीति का अंतराल कहते हैं। इस स्फीति का अंतराल को हम उदाहरण सहित समझते हैं। मान लो युद्ध का टाइम है, ठीक है, उस समय 1500 करोड़ वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है, या 1500 करोड़ वस्तुएं हैं उनका उत्पादन हो चुका है। तो उस समय 300 करोड़ हैं वो सरकार रख लेती है, सरकार अपने पास रख लेती है आपातकालीन स्थिति को निपटने के लिए, ठीक है। तो 1500 करोड़ वस्तुओं का उत्पादन हो चुका है, यानी कि जो वस्तुएं 1500 करोड़ की वस्तुएं हैं उसमें से 300 करोड़ की वस्तुएं सरकार लेती है, 1200 करोड़ की वस्तुएं बच गई, 1200 करोड़ की वस्तुएं बच गई, ठीक है। अब लोगों की आय हैं, ये तो होगी वस्तुएं और ये होगी आय। अब आय लोगों की है 1800 करोड़, ठीक है। और 1800 करोड़ में से क्या आय है तो सरकार है वो टैक्स भी लगाएगी लोगों की आय पर, क्योंकि लोगों की आय अगर बैंकों में जमा होगी तो बैंक सरकार की तरफ से टैक्स भी लगता है उसके ऊपर। तो अब क्या होगा, 400 करोड़ है उसका टैक्स लगा दिया सरकार ने, 1800 करोड़ की आय है उस पर 400 करोड़ का टैक्स लगा दिया, जिससे क्या हो गया, आय लोगों की कितनी बच गई, साधनों खरीदने की आय बच गई 1400 करोड़ की, ठीक है। 1800 माइनस 400 करेंगे तो 1400 करोड़ बच जाएंगे, ठीक है। अब 1400 करोड़ आए हैं, ठीक है,
लोगों की, जिसे वो साधन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, साधनों को खरीदते हैं, सेवाओं को, साधनों को। और साधन बचत गए हैं 1200 करोड़। अब 1400 करोड़ आए हैं और साधन जो हैं 1200 करोड़ के ही उपलब्ध हैं। अब 1400 माइनस 1200 करेंगे, यानी कि 200 करोड़ के जो साधन हैं वो खाली बच गए हैं। और जो इनके बीच में ये 200 करोड़ का अंतराल है ना, इसी को ही कहते हैं स्फीतिक अंतराल। अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्फीतिक अंतराल किसे कहते हैं। अब इसे डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, जिससे कि ये और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चित्र में दिखाया गया है ओ एक्स पर आय, ओ वाई एक्स पर उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय। ठीक है, इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर एस पूर्ति वक्र है, ए डी हमारा पहला मांग वक्र है, ये यहाँ पर काट रहे हैं। यहाँ पर क्या है, संतुलन है। ठीक है, और इस संतुलन पर ये इतनी y1, ये तो इनके लोगों की आय है, इनकम है। और यहाँ पर क्या है, मांग और पूर्ति दोनों बराबर है, इसलिए यहाँ पर संतुलन है। अब क्या हो गया, अब लोग स्फीतिक अंतराल में हमने देखा था कि जो क्या है 1500 करोड़ की वस्तुएं थी। ये देखो, ये 1500 करोड़ की वस्तुएं थी। ठीक है, यानी कि मांग 1500 करोड़ की थी। अब 300 करोड़ सरकार खर्च करके अपने पास रख लेती है, यानी कि मांग बढ़ जाती है। ठीक है, मांग बढ़ गई, मांग ये हो गई, मांग मान लो ये आगे बढ़कर AD1 ये हो गई। ठीक है, मांग वक्र जो ऊपर की ओर सरक गया, जिससे क्या होगा कि नया जो मांग और पूर्ति का इक्विलिब्रियम यहाँ पर स्थापित हो जाएगा, यहाँ पे संतुलन हो जाएगा। और ये जो अब हम इस पॉइंट को आगे लेकर चलते हैं, ये EF 2 पॉइंट बनते हैं। इस चीज़ को, ये जो गैप है ना, इसको कहते हैं स्फीतिक अंतराल। ठीक है, यानी कि जो मांग पहले ये थी 1500 करोड़। ठीक है, खर्च किया सरकार ने 300 करोड़ की जो है मांग की, जिससे क्या होगा 1200 करोड़ की वस्तुएं रह गई। ठीक है, तो सरकार ने खर्च किया, यानी कि मांग बढ़ी तो ये मांग वक्र ऊपर की ओर सरक गया, ऊपर की ओर सरका तो यहाँ पे संतुलन हो गया। लोगों की इनकम ये रह गई Y2। ठीक है, और ये अपना स्फीतिक अंतराल रह गया। अब इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है कि स्फीतिक अंतराल अब समाप्त कहाँ पर होगा। तो अब देखो, लोगों की आय बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ हो गई, यानी कि आय और पूर्ति दोनों मतलब बराबर हो जाएं, आय और पूर्ति लोगों की, तो वहाँ पे क्या है, स्फीतिक अंतराल जो है समाप्त हो जाएगा। हमने ये एग्जांपल लिया था, जैसे कि ये 1400 करोड़ हैं वो लोगों की आय थी। ठीक है, और 1200 करोड़ की वस्तुएं उपलब्ध थी, यानी कि 200 का स्फीतिक अंतराल था। तो अगर ये 1400 करोड़ और 1400 करोड़ की वस्तुएं ये दोनों बराबर हो जाएं, तो ये स्फीतिक अंतराल अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे ये स्फीतिक अंतराल समाप्त हो जाता है। तो बस इतना ही था। आशा करता हूँ आपको ये स्फीतिक अंतराल समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं मुद्रास्फीति के कारण, मतलब किन कारणों से मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। तो दो कारणों से उत्पन्न होती है, मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष। दो कारणों से ये मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। मांग पक्ष में किस तरह, यानी कि वस्तुओं व सेवाओं की मांग में वृद्धि होने के कारण। ठीक है, तो इसके भी आगे पॉइंट है। तो पहला है काला धन, यानी कि जो बहुत सारे अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो बैंकों में अपना धन जमा न करके अपने घर में ही पैसों को रख लेते हैं। ठीक है, जिससे क्या है कि सरकार उन जो पैसा घर पर पड़ा है उस पर टैक्स नहीं लगा पाती। टैक्स नहीं लगेगा तो जो लोग हैं वो अपने इस धन का विलासिता की वस्तुएं खरीदने में अधिक प्रयोग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा महंगे से महंगे दिखावटी वस्तुएं खरीदेंगे, जिससे क्या है कि जो वस्तुएं हैं वो महंगी होने लगती हैं, यानी कि कीमतें बढ़ने लगती हैं। दूसरा है निवेश में वृद्धि, यानी कि अब देखो, अब जो फर्म या कोई व्यक्ति या कोई उद्योग या कोई कंपनी है
उसको ऐसा लगता है कि अब निवेश करने से उसकी आय इनकम में वृद्धि होगी, तो वो क्या ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करती है। अब ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करेगी तो उसकी आय इनकम है उसमें वृद्धि होगी, जिसके कारण क्या होगा कि वो अधिक वस्तुएं खरीदेगी, सेवाएं प्रदान करेंगी, जिससे क्या होगा, कीमतें जो है कीमतें बढ़ने लग जाएंगी। फिर क्या है, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। अब सरकार क्या है, सरकार अगर खर्चा ज़्यादा करने लग जाएंगे, यानी कि मान लो सरकार ने कोई पुल बनाने पर खर्चा कर दिया, तो वहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोग लगेंगे पुल बनाने के लिए, बहुत सारे मज़दूरों की ज़रूरत पड़ेगी। वो मज़दूर काम करेंगे तो उनकी आय भी बढ़ेगी। आय बढ़ेगी तो वे लोग क्या करेंगे, वस्तुएं सेवाओं की खरीद करेंगे। अब ज़्यादा खरीद करेंगे तो कीमतें अपने आप बढ़ती चली जाएंगी। करों में कमी, सीधी सी बात है, अगर कर में कम जो लोगों की आय है उनके जो टैक्स लगाते हैं या फिर और तरह तरह के टैक्स होते हैं उनमें कमी कर दी जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मांग करेंगे वस्तुओं एवं सेवाओं की, जिसके कारण कीमतें बढ़ती चली जाएंगी। जनसंख्या में वृद्धि, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या होगी तो ज़्यादा लोग इनकम ज़्यादा होगी, ज़्यादा इनकम होगी तो ज़्यादा खर्च करेंगे, मांग करेंगे, ज़्यादा मांग होगी तो कीमतें अपने आप बढ़ेंगी, मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होगी। निर्यात में 2 तरीके से वृद्धि हो सकती है। पहला ये कि विदेशों में निर्यात कर रहे हैं, तो जिससे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जो पूंजी है वो अपने देश में आएगी, जो मुद्रा है, ठीक है, वो अपने देश में आएगी तो लोगों की आय बढ़ेगी तो लोग ज़्यादा वस्तुओं की मांग करेंगे और फलस्वरूप क्या होगा कि कीमतें बढ़ती चली जाएंगी। और दूसरा कारण होगा कि निर्यात करने लग गए तो जो दीर्घकाल में क्या होगा, दीर्घकाल में जो जिन वस्तुओं व सेवाओं की निर्यात की गई है उनकी कमी आने लग जाएगी अपने देश में। तो अगर कमी आएगी तो कीमतें अपने आप तेज़ हो जाएंगी। अगर पूर्ति कम रह जाएंगी और मांग बहुत अधिक है तो सीधी सी बात है, कीमतें अपने आप तेज़ हो जाएंगी। अब इस तरह पूर्ति पक्ष को समझें, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अच्छी तरीके से एक और वीडियो बना के समझा दूंगा। आगे है पूर्ति पक्ष में क्या है, वस्तुओं व सेवाओं की पूर्ति में कमी होने के कारण। इसमें तो था वस्तुओं व सेवाओं की मांग में वृद्धि होने के कारण मांग पक्ष में। पूर्ति पक्ष में है वस्तुओं व सेवाओं की पूर्ति में कमी होने के कारण। तो उत्पादन में कमी होगी, पहला पॉइंट है, उत्पादन में कमी होगी तो वस्तुएं सेवाएं की पूर्ति कम होगी, यानी कि वस्तुएं कम हैं, यानी कि वस्तुएं तो हैं 5 ही और 10 जने खरीद रहे हैं, तो अपने आप कीमतें हैं वो तेज़ हो जाएंगी इसके, क्योंकि उसको पता है भाई ज़्यादा लोग मांग कर रहे हैं, मेरे पास कीमत, और लोगों को पता है भाई पूर्ति कम है और मांग ज़्यादा है, तो अपने आप कीमतें तेज़ हो जाएंगी, ठीक है। दूसरा है खदानों की कमी। खदानों जैसे कोयला, पेट्रोल, ये सब कुछ निकलते हैं, अगर इनकी कमी पड़ जाएगी तो कम जो उत्पादन कम होगा तो सीधी सी बात है कीमतें बढ़ती चली जाएंगी, मांग ज़्यादा हो जाएगी उसकी तुलना में। आगे है औद्योगिक झगड़े। अगर औद्योगिक झगड़े ज़्यादा होने लग जाएंगे, मान लो हड़ताल होने लग गई, ज़्यादातर क्या होता है, कई बार देखते हैं हड़ताल होने लग जाती है तो कई बार लॉकडाउन लग जाता है, जिससे कि अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, और भी बहुत सारे आग लगा दी जाती है फैक्ट्रियों में, अलग अलग तरह के होते हैं, जिसके कारण क्या है पूर्ति कम पड़ जाती है और मांग अधिक होने के कारण जो कीमतें बढ़ने लगती हैं। आगे है कच्चे माल की कमी। अगर कच्चे माल की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, उत्पादन के लिए जो है कच्चे माल की कमी हो गई तो वस्तुओं सेवाओं जो वस्तुओं का उत्पादन होगा वो बहुत कम या बिल्कुल अगर होगा ही नहीं कच्चा माल तो वस्तुओं का उत्पादन क्या होगा, उत्पादन नहीं होगा तो पूर्ति अपने आप घट जाएगी।
पूर्ति घट गई और मांग तो अधिक है ही है, जिसके कारण क्या होगा, मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। प्रकृति, अब कई बार क्या होता है कि बाढ़, भूकंप, ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, जिसके कारण बहुत अधिक हानि हो जाती है। फर्म, उद्योग, अर्थव्यवस्था बहुत कई बार बहुत ख़राब हो जाती है, यानी कि गिर जाती है। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता है कि कीमतें बढ़ने लगती हैं और मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर आता है युद्ध। युद्ध से आप नाम से ही समझ गए होंगे, यानी कि कारण हानि होती है, जिसके कारण उसकी भरपाई करने के लिए बहुत सारा खर्चा आता है, और अधिक खर्चा होने, आय कम, अगर आय कम होगी, खर्चा ज़्यादा हो गया, तो कीमतें अपने आप बढ़ने लग जाएंगी और जो है मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। उत्पादन में गतिरोध, यानी देखो, उत्पादन के लिए क्या होता है, बिजली, पानी और यातायात आदि की ज़रूरत होती है। अब इन चीज़ों में कमी आ जाएगी, बिजली, कोयला, पानी, यातायात के साधनों में कमी आ जाएगी, तो उत्पादन में गतिरोध, यानी कि उत्पादन में कमी आ जाएगी, उसमें अवरोध आ जाएगा, उसकी गति, जो उत्पादन की गति है उसमें अवरोध आ जाएगा, जिसके कारण क्या है कि पूर्ति कम हो जाएगी। पूर्ति कम होगी और मांग तो अधिक है ही है, जिसके कारण क्या होगा, जो मुद्रास्फीति उत्पन्न होने लग जाएगी। आगे हैं मुद्रास्फीति के प्रभाव, यानी कि मुद्रास्फीति के प्रभाव किस प्रकार से हैं। तो पहला है ऋणी और ऋणदाताओं पर प्रभाव। इसमें जो प्रभाव है, ये लाभ भी हो सकता है इनको, हानि भी हो सकती है। तो पहले लाभ की स्थिति को देखते हैं। अब मान लो उदाहरण से हम समझते हैं इसको। ऋणी होता है, मान लो आदमी एक, और ऋणदाता हो गया सेठ, यानी कि जिससे वह उधार लेता है, और उधार लेगा तो सेठ है वो ब्याज लगाएगा। तो इसने, जो आदमी ने 1000 रुपये सेठ से ले लिए, ठीक है, 1000 रुपये ले लिए, 1000 रुपये ले लिए, तो सेठ कहता है भाई 1000 रुपये ले तो जा रहा है, इस पर ब्याज लगेगा, ठीक है। और बाद में चलकर अब देखो, मान लो मुद्रास्फीति आ गई, तो मुद्रास्फीति यानी कि कीमतों में वृद्धि होने लग गई, यानी कि अब जब ये आदमी 1000 रुपये ले गया था, तब तो वो वस्तुएं जो उसने खरीद लिया वो ठीक है। अब मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो ये 1000 रुपये वो 2000 के बराबर हो गए, मान लो जो 1000 रुपये हैं, यानी कि कीमतें बढ़ गई। तो अगर ये आदमी इस मुद्रास्फीति के दौरान अगर ये लेता, सेठ से 2000 रुपये लेता, मुद्रास्फीति के दौरान सेठ से 2000 रुपये लेता, तो इस पर अधिक ब्याज बनता। अब क्या हो गया, इस आदमी को लाभ हो गया, क्योंकि इसने मुद्रास्फीति से पहले जब क्या थी, कीमतें कम थी, इस सेठ से उधार ले लिया, और इसको क्या हो गया, लाभ हो गया, और सेठ को क्या हो गई, हानि हो गई। अब इस आदमी को हानि कैसे हो गई, अब इसका उल्टा कर दो। मान लो इस आदमी ने मुद्रास्फीति के दौरान, यानी कि जब 2000 की वस्तुएं थी, जब मान लो कोई उसने 2000 का खरीद लिया, सेठ से 2000 रुपये ले लिए, और बाद में चलकर वही वस्तुएं 1000 रुपये में आने लग गई, तो इस पर तो अब 2000 का लगाएगा, ब्याज लगाएगा, क्योंकि मुद्रास्फीति के दौरान इसने 2000 रुपये लिए थे, तब क्या थी, कीमतें अधिक थी। अब मुद्रास्फीति ख़त्म हो गई, यानी कि कीमतें कम हो गई, अब वही वस्तुएं 1000 रुपये में आने लग गई, तो सीधी सी बात है, वो आदमी यही सोचेगा कि मैं पहले बाद में ले लेता, जिसके कारण मुझे 1000 रुपये लेने पड़ते और 1000 रुपये का ब्याज लगता मुझ पर। तो इस प्रकार क्या होता है, हानि और लाभ दोनों हो सकते हैं। दूसरा है निवेशकर्ता पर प्रभाव। निवेशकर्ता यानी कि जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि अब मुद्रास्फीति की स्थिति है और किसी ने निवेश कर रखा है। निवेश यानी कि जो शेयर मार्केट हो गए, समझ ही रहे होंगे निवेश किसे कहते हैं। तो निवेश कर रखा है, तो जिससे क्या होगा, अब कीमतें मुद्रास्फीति की स्थिति में होता है, कीमतें बढ़ती चली जाती हैं, और इसने जो निवेश किया है उसका जो निवेश है वो बढ़ता चला जाएगा, जिसके कारण उसकी जो मौद्रिक पूंजी है, यानी कि उसकी आय में विस्तार होगा, ठीक है। और अब आगे है निश्चित आय वर्ग पर प्रभाव। इसमें आ जाते हैं जैसे श्रमिक हो गए,
मज़दूर हो गए, ठीक है, माली हो गए, ऐसे लोग आ जाते हैं। यानी कि अब इन लोगों की आय बहुत कम होती है। अगर मुद्रास्फीति की स्थिति आ गई तब क्या होगा, वस्तुओं वस्तुओं की जो है वो कीमतें अधिक हो जाएंगी और इनकी आय तो पहले से ही कम है और कीमतें अधिक हो जाने के कारण इन पर क्या है बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इनका जो जीवन रहन सहन है वो मुश्किल में आ जाता है, ठीक है। तो ये इसका प्रभाव हो गया। आगे है उत्पादक या उद्यमियों पर प्रभाव। अब ये है उत्पादक या उद्यमियों पर प्रभाव। इन पर तो क्या होगा, मुद्रास्फीति के कारण लाभ ही होगा। क्यों? ज़्यादातर लाभ होता है, कई बार हानि हो जाती है। हम लाभ को देखते हैं। लाभ इस प्रकार होगा, जो उत्पादक है वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन करते हैं। अब मुद्रास्फीति के दौरान क्या होता है, इन जो वस्तुओं व सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। अब क्या है, इनको अधिक कीमतों पर बेचना पड़ेगा। वो सामान अधिक कीमतों पर बेचेंगे तो इनको अधिक लाभ होगा, जिसके कारण ये मुद्रास्फीति का प्रभाव इन पर क्या होता है कि लाभ होने लगता है मुद्रास्फीति के कारण। आगे है कृषकों पर प्रभाव। सीधी सी बात है, कृषक क्या होते हैं, इनकी जो आय बहुत कम होती है, और मुद्रास्फीति के कारण कीमतें वस्तुओं या सेवाओं की कीमतें अधिक होती हैं। तो आय कम और कीमतें ज़्यादा हो गई, यानी कि इनका खर्चा है, कृषकों किसानों का खर्चा वो ज़्यादा हो गया तो इनका जो है इन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इनको हानि बहुत अधिक होती है, ठीक है। आगे है बचत पर प्रभाव। बचत पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मुद्रास्फीति के कारण कीमतें अधिक है तो खर्चा बहुत अधिक हो जाएगा। खर्चा जो क्या है बचत को प्रभावित करता है, यानी कि जो लोग बचत करते हैं वो क्या है हानि की स्थिति में आने लगते हैं। यानी कि सीधी सी बात है, कीमतें अधिक है यानी कि खर्चा अधिक हो जाएगा तो बचत उनकी है वो जाती रहेगी। आगे सार्वजनिक ऋणों पर प्रभाव। सार्वजनिक ऋण अगर सरकार देखो कोई कार्य करती है और ऋण ले लेती है और मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाती है तो कीमतें और अधिक हो जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है ऋणों पर और अधिक प्रभाव, यानी कि सरकार का खर्चा और अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण सरकार को क्या होती है हानि अधिक होने लगती है, ठीक है। तो इस प्रकार है। आगे करों पर प्रभाव। अब देखो मुद्रास्फीति के कारण कीमतों में अधिक वृद्धि होने लग जाती है, वस्तुओं व सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होगी तो सरकार अपने जो खर्चा है उनको पूरा करने के लिए अधिक कर रखेंगी, यानी कि कर की कीमतों में और अधिक वृद्धि कर देगी। करों में वस्तुओं सेवाओं जो कर लगाती है सरकार उस पर क्या है और अधिक कर बढ़ा देगी, जिसके कारण क्या होता है कि जो कृषक वर्ग है, जो मध्यम निम्न स्तर के जो लोग हैं उन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। आगे नियंत्रण तथा राशनिंग। अब देखो सरकार क्या करती है भाई, जो मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए भाई जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको ज़्यादा हानि की स्थिति ना उठानी पड़े, तो इसके लिए सरकार करती है राशनिंग चालू कर देती है। अगर आप गांव से हैं तो आप समझ ही गए होंगे भाई, कोटे में कणक आती है, दाल चीनी इत्यादि आती हैं, तेल आता है, तो जिसके कारण क्या होता है जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको काफ़ी सहायता मिल जाती है, जिसके कारण जो मुद्रास्फीति है तो थोड़ी थोड़ी नियंत्रण में आने लग जाती है। फिर है सरकार का साधनों का बंटवारा। अब देखो जैसे बड़ी बड़ी मशीनें हैं, कार हो गई, ट्रक हो गए, जो बिजली वाली कारें हो गई, इनके मान लो मुद्रास्फीति के कारण कीमतें अधिक हो जाती हैं। कीमतें अधिक हो गई तो इन क्या होता है कि इनसे जो संबंधित वस्तुएं होती हैं उनकी जो मांग है वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो इन जो महंगी वस्तुएं हैं, इनका महंगी मशीनें कारें हो गई, इनको खरीद नहीं पाते, तो वो क्या करते हैं इनसे संबंधित वस्तुएं होती हैं वो खरीदने लगते हैं। अब जैसे कि मान लो कार है, अब कार तो बहुत महंगी हो जाएंगी मुद्रास्फीति के कारण। अब इसकी तुलना में मोटरसाइकिल हो गई, साइकिल हो गई, ये जो हैं जो स्कूटी हो गई, इनको लोग क्या है ज़्यादा खरीदने लग जाएंगे, क्योंकि
जो ये क्या होती हैं जो मोटरसाइकिल और ये स्कूटी साइकिल वगैरह होती हैं, ये महंगी कारों से बहुत अधिक सस्ते होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, एक प्रभाव इन साधनों पर भी पड़ता है, यानी कि साधनों का बंटवारा हो जाता है। यानी कि लोग क्या होते हैं, अधिक जो महंगी जो वस्तुएं हैं उनको खरीदना कम कर देते हैं और इनसे संबंधित जो सस्ती वस्तुएं हैं उनको खरीदना ज़्यादा कर देते हैं। आगे है मुद्रा में अविश्वास। ये सीधी सी बात है, इसका बेस्ट एग्जांपल है नोटबंदी। यानी कि मुद्रा, अब देखो कीमतें बहुत अधिक हो जाने के कारण, मुद्रास्फीति के कारण बहुत अधिक कीमतें हो जाने के कारण लोगों का मुद्रा से विश्वास उठ जाता है। भाई लोग कहने लगते हैं इतनी महंगी भी कोई होती हैं, इतनी महंगी भी वस्तुएं हो सकती हैं क्या। तो जिसके कारण क्या होता है, सरकार क्या करती है, सरकार जो उस टाइम मुद्रास्फीति के दौरान जो मुद्रा प्रचलित होती है उसको बंद करके नई मुद्रा छापने लग जाती है। तो इस प्रकार लोगों का जो उस स्थिति मुद्रास्फीति के स्थिति में जो मुद्रा प्रचलित है उस पर अविश्वास हो जाता है, यानी कि उस मुद्रा में विश्वास नहीं रहता उनका। ठीक है, तो इस प्रकार नई नोट छापने लगती है सरकार। तो जो मुद्रास्फीति को कम करने के लिए नई नोट छापती हैं। तो इस प्रकार ये जो हैं मुद्रास्फीति के प्रभाव पड़ते हैं। ये आपको आशा करता हूँ समझ में आ गए होंगे। आगे है मुद्रास्फीति का आर्थिक विकास पर प्रभाव। दो प्रभाव हैं, अनुकूल प्रभाव और प्रतिकूल प्रभाव हैं। अनुकूल प्रभाव में उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि यानी कि अब देखो मुद्रास्फीति की स्थिति है, वो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करेंगे तो उनकी आय बढ़ेगी तो जो उद्योग होते हैं उनमें उत्पादन अधिक होगा, यानी कि पूर्ति अधिक होने लग जाएगी। मांग और पूर्ति जब एक पॉइंट पर आ जाती है, यानी कि संतुलन, यानी कि दोनों बराबर हो जाती हैं, संतुलन पर आ जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, आगे चलकर अर्थव्यवस्था में सुधार आने लगता है। तो ये एक अनुकूल प्रभाव, अनुकूल यानी कि अच्छा प्रभाव, एक अच्छा प्रभाव ये हो गया। दूसरा प्रभाव अच्छा क्या होगा, पूंजी निर्माण का साधन, यानी कि अब मुद्रास्फीति के कारण क्या होते हैं, कीमतें बहुत अधिक हो रखी होती हैं। अब लोग क्या करेंगे, खर्चा अपना कम करेंगे और बचत अधिक करेंगे। अब लोग बचत ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा उनके मौद्रिक जो पूंजी है वो ज़्यादा बचत करेंगे और वास्तविक पूंजी का भी वो बचत करेंगे, यानी कि वस्तुओं के रूप में जो पूंजी होती है उसका भी बचत करने लग जाएंगे, जिसके कारण क्या होता है, पूंजी का निर्माण, यानी कि जो वो बचत करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी का निर्माण अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो उत्पादक साधनों का एकत्रीकरण, यानी कि इसको उदाहरण सही समझते हैं। अब देखो कई अल्प विकसित देश होते हैं जहाँ पर क्या होती है, कई स्थानों पर बैंक की सुविधा उपलब्ध नहीं होती, जिसके कारण लोग क्या होते हैं, जो पैसा होता है उसको अपने घर में या कहीं एक स्थान पर जमा कर लेते हैं। अब वो उनकी बचत होती है वो अधिक होती है। ठीक है, यानी कि वो बैंकों में जमा नहीं करते, वैसे अपने पास जमा कर लेते हैं। अब मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई तो कीमतें अधिक होने लग जाएंगी, जिससे क्या होगा, अब लोग क्या करेंगे, उनकी बचत पर प्रभाव पड़ेगा, वो उनकी बचत बाहर आने लग जाएगी, यानी कि उनका खर्चा ज़्यादा बढ़ जाएगा। खर्चा ज़्यादा बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वो जो उनका खर्चा अपनी जो मांगे हैं वो पूरी करेंगे, जिसके कारण कई साधन, इस कारण कई साधन होते हैं वो सामने आने लग जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, साधनों का एकत्रीकरण होने लग जाएगा। यानी कि जो अगर वो कीमतें वृद्धि होने लग गई तो वो खर्च करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर साधनों का एकत्रीकरण होगा, यानी कि बहुत सारी दुकानें लग जाएंगी, बहुत सारे फर्में खुलेंगी, जिसके कारण पूर्ति बढ़ेगी, ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन होगा, मांग बढ़ेगी और मांग और पूर्ति संतुलन में आएगी तो अर्थव्यवस्था पर क्या होगा, अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब आगे है इसका मुद्रास्फीति का आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव, यानी कि इसका ऋणात्मक प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। तो पहला है अनिश्चितता। अब मुद्रास्फीति आ गई तो अब लोगों को ऐसा डर रहता है, पता नहीं कब तक ये मुद्रास्फीति की स्थिति चलेगी, भाई कब तक कीमतें बढ़ती रहेंगी। तो एक हिसाब से अनिश्चितता ये है
वो बढ़ती चली जाती है लोगों के मन में, लोगों के, सरकार के, सभी के मन में। दूसरा है अन्यायपूर्ण। अब देखो मुद्रास्फीति आती है तो जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उन पर अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है, और जो अमीर लोग होते हैं उन पर इतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ पाता। उनको ज़्यादातर क्या होता है, लाभ ही होता है मुद्रास्फीति के कारण, क्योंकि वे निवेश करते हैं जिसके कारण उनकी आय में वृद्धि होती है। और जो मध्यम वर्ग है उनको ज़्यादा हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि कीमतें अधिक हो रखी होती हैं और उनकी आय भी कम होती है। मध्यम वर्ग यानी कि किसान हो गए, ठीक है, इन सभी को। तो एक सब ये अन्यायपूर्ण है। आगे है विलासितापूर्ण उपभोग में वृद्धि, यानी कि अमीर वर्ग को अधिक से अधिक लाभ होगा मुद्रास्फीति के कारण, उनकी आय में वृद्धि होगी। आय में वृद्धि हो तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सट्टा खेलने लग जाते हैं। विलासितापूर्ण दिखावटी वस्तुओं के जो उपभोग अधिक करने लग जाते हैं, ठीक है। इसके कारण ये समाज पर बुरा प्रभाव डालती हैं, इस कारण ये प्रतिकूल प्रभाव बन जाता है, ठीक है। तो ये इसके अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव है मुद्रास्फीति के। अब हमारा रह गया मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय। तो इसके 3 उपाय हैं। पहला मौद्रिक उपाय, राजकोषीय उपाय और तीसरा अन्य उपाय। तो पहला करते हैं मौद्रिक उपाय। मौद्रिक उपाय में क्या होता है, मुद्रा पर नियंत्रण। यानी मौद्रिक उपाय यानी कि मुद्रा को लेकर हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं जिसके कारण मुद्रास्फीति की जो स्थिति है वो टल जाए, ठीक है। तो इसका पहला है मुद्रा पर नियंत्रण, यानी कि जो मुद्रा कौन छापता है, केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक जो हो गए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो छापती है मुद्रा। तो उसको अपने मुद्रा पर नियंत्रण करना चाहिए, यानी कि उसको कम से कम नोट छापने चाहिए, जिसके कारण क्या होगा कि कीमतें, वस्तुओं व सेवाओं की कीमतें कम होंगी और अर्थव्यवस्था में सुधार आने लग जाएगा। साख नियंत्रण, यानी कि क्रेडिट क्रिएशन अंग्रेजी में, नहीं क्रेडिट कंट्रोल, यानी कि इसमें क्या होता है, बैंक को क्या होता है, साख का संकोचन करना चाहिए, यानी कि बैंक दर में वृद्धि करनी चाहिए और नगद न्यूनतम कोष में वृद्धि करनी चाहिए। न्यूनतम नगद कोष यानी कि जो बैंक कम से कम यानी कि उधार देना चाहिए पैसे को, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा साख निर्माण पर जो ध्यान देना चाहिए, जिसके कारण क्या होता है, जो अर्थव्यवस्था संतुलन में आने लग जाती है। फिर आ जाता है पुरानी करेंसी का विमुद्रीकरण, यानी कि इसका नाम से ही पता चल रहा है भाई, यानी कि अगर मुद्रास्फीति बहुत अधिक भयानक स्थिति पर आ जाती है तो क्या करना चाहिए, जो पुरानी मुद्रा है उसको बंद करके नई मुद्रा छाप देनी चाहिए, जिसके कारण अर्थव्यवस्था संतुलन में आने लग जाती है, ठीक है। तो ये 3 मौद्रिक उपाय, मुद्रा पर नियंत्रण, भाई कम से कम मुद्रा छापना। दूसरा साख पर नियंत्रण, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा साख का निर्माण करना, और यानी कि इसको साख को व्यर्थ नहीं गंवाना। और तीसरा है पुरानी करेंसी का विमुद्रीकरण, यानी कि पुरानी करेंसी बंद करके नई करेंसी लागू कर देना। आगे है राजकोषीय उपाय, 5 उपाय हैं। तो पहला है सार्वजनिक व्यय में कमी। सीधी सी बात है, सार्वजनिक व्यय, सरकार का व्यय कम होगा तो लोगों की आय भी कम होगी, यानी कि सरकार जो है पुल बनाने पर खर्च कर रही है, तो उसको बनाने में बहुत सारे मजदूर लगेंगे तो उनको इनकम भी देनी पड़ेगी। इनकम अगर उनकी ज़्यादा हो गई तो वे लोग क्या करेंगे, मांग करेंगे। तो अगर पूर्ति कम है और मांग ज़्यादा हो गई तो कीमतें अपने आप बढ़ती चली जाएंगी और मुद्रास्फीति और ज़्यादा होने लग जाएगी, ठीक है। तो यानी कि सार्वजनिक व्यय में कमी करनी चाहिए। जितनी सार्वजनिक व्यय में कमी होगी, व्यय कम होगा तो मुद्रास्फीति है वो कम होती चली जाएगी, यानी कि संतुलन में अर्थव्यवस्था आने लग जाएगी। दूसरा है सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि। इसको इस तरह से लेकर चलो कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा ऋण लेगी, जिसके कारण क्या होगा कि वो उस ऋण को मुद्रास्फीति के दौरान इस तरह से भाई खर्च करें
स्थिति को कंट्रोल में किया जा सके, यानी कि वो कि कुछ ऐसी नीतियाँ, नियम, कुछ ऐसी योजनाएं लागू कर दे, जैसे कि इनमें से एक हो गया राशनिंग। अब सरकार ऋण लेकर मान लो राशनिंग चालू कर दे, राशनिंग चालू कर देगी, जिससे क्या मध्यम वर्ग जो बहुत सारे लोग उनको एक सहायता मिलने लग जाएगी, और जिसके कारण क्या होगा, जो मुद्रास्फीति की स्थिति है वो कंट्रोल में आने लग जाएगी धीरे धीरे। आगे है पुराने ऋणों को चुकाने में विलम्ब, यानी कि अगर सरकार ने या किसी सरकार ने ले लो भाई, सरकार ने ऋण ले रखे हैं और वो ऋण मान लो उसका चुकाने का टाइम आ गया और मुद्रास्फीति की स्थिति है, तो वो क्या करते हैं भाई, ऋणों को थोड़ा और आगे स्थगित करते हैं, क्योंकि अब अगर ऋण देंगे तो उसको ज़्यादा दर पर ऋण देना पड़ेगा, और आगे चलकर अगर वो इस ऋण को स्थगित कर देती है, यानी कि बाद में देने का करती है, और मान लो बाद में मुद्रास्फीति की स्थिति संतुलन में आने लग रही होती है, तो क्या होगा, सरकार को फ़ायदा होगा, यानी कि अर्थव्यवस्था में सुधार आने लग जाएगा। आगे करों में वृद्धि। करों में वृद्धि सीधी सी बात है कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा करों में वृद्धि करेगी तो सरकार की आय ज़्यादा होगी, और आय ज़्यादा होगी तो आर्थिक विकास पर इसका प्रभाव अच्छा ही होगा, क्योंकि सरकार अपनी आय क्या करती है, नियमों योजनाओं लागू करने में ज़्यादातर व्यय करती है। ठीक है। और आगे है घाटे के वित्त व्यवस्था में कमी। घाटे के वित्त व्यवस्था मतलब सरकार को क्या है कि अनावश्यक खर्चे जो मतलब किसी काम की योजना, कोई काम बिना अर्थ की होती है, उसको उस पर खर्चे कम न करके और कोई मतलब बचत करनी चाहिए, या फिर कोई अच्छी योजना पर व्यय करना चाहिए, जिसके कारण क्या हो, अर्थव्यवस्था में सुधार आना शुरू हो जाए। ठीक है। तो ये सब उपाय अपनाने चाहिए, राजकोषीय उपाय अपनाने चाहिए, जिसके कारण क्या होता है, मुद्रास्फीति जो है नियंत्रण में आने लग जाती है। ठीक है। अर्थव्यवस्था में सुधार आने लग जाता है। आगे है अन्य उपाय। अन्य उपाय में हम करेंगे, पहला है उत्पादन में वृद्धि। अब ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन में वृद्धि होगी तो क्या होगी, पूर्ति में, वस्तुओं व सेवाओं की पूर्ति में वृद्धि होगी, सेवाओं की पूर्ति में वृद्धि होगी तो लोगों की जो मांग है वो बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो मांग और पूर्ति संतुलन में होगी, तो आगे चलकर क्या होगा, जो अर्थव्यवस्था है वो संतुलन में आने लग जाएगी, मुद्रास्फीति है वो कम होने लग जाएगी। उचित व्यापारिक नीति, यानी कि उचित, सीधी सी बात है, व्यापारिक नीति इस प्रकार से बनाई जाए कि सब कुछ संतुलन में आ जाए, मांग और पूर्ति संतुलन में आ जाए, और अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था में सुधार आने लग जाए, और जो है मुद्रास्फीति की स्थिति वो है संतुलन में आने लग जाए। तो इस प्रकार की नीतियाँ बनानी चाहिए, व्यापारिक नीति को इस प्रकार बनाना चाहिए। तीसरा है कीमत नियंत्रण एवं राशन व्यवस्था। अब सीधी सी बात है, राशन व्यवस्था से आप समझ गए होंगे कि मुद्रास्फीति के दौरान अगर सरकार राशन व्यवस्था यानी कि राशनिंग चालू कर देती है तो मध्यम वर्ग के बहुत सारे लोगों को लाभ इसका बहुत अधिक मिल जाता है, जिसके कारण मुद्रास्फीति का वो प्रभाव उन पर कम पड़ता है, और जो है अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे सुधार आने लग जाता है। आगे बचत को प्रोत्साहन, ज़्यादा बचत होगी तो जो वास्तविक पूंजी और मौद्रिक पूंजी है उनमें वृद्धि होगी, जिसके कारण अब देखो सीधी सी बात है, बचत अधिक होगी तो लोगों की आय अधिक होगी, तो लोग क्या होगा, अनावश्यक वस्तुओं पर कम खर्च करके, अगर मुद्रास्फीति की स्थिति है, अनावश्यक वस्तुओं पर कम खर्च करके जो काम की वस्तुएं हैं उन पर अधिक खर्च करना चाहिए, जिससे क्या होगा, एक काम से दो काम होंगे अगर, तो अर्थव्यवस्था में सुधार आने लग जाएगा, यानी कि जो है पूर्ति तो अधिक हो जाएगी और मांग लोगों की कम होगी, जिसके कारण क्या होगा कि जो मुद्रास्फीति की स्थिति है वो कम होने लग जाएगी। उचित मजदूरी नीति मतलब अगर अब देखो अधिक मजदूरी है वो भी मुद्रास्फीति को उत्पन्न करेगी, ऐसे करेगी कि अधिक मजदूरी है मान लो तो लोगों की आय अधिक हो जाएगी, मजदूरों की आय अधिक होगी तो वो ज़्यादा वस्तुओं की मांग करेंगे, ज़्यादा खरीद करेंगे, ज़्यादा खर्चा करेंगे, और अगर उत्पादन कम है और वो खर्चा ज़्यादा कर रही हैं तो फिर से क्या होगा,
जो मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होने लग जाएगी, ज़्यादा मुद्रास्फीति होने लग जाएगी। तो इस प्रकार की नीति अपनानी चाहिए जिससे कि जो मजदूरी है वो उचित प्रकार से मिल सके, यानी कि इसको मुद्रास्फीति को नियंत्रण किया जा सके। इस प्रकार की उचित मजदूरी नीति बनानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये मुद्रास्फीति का जो लेसन है वो ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए तो कृपया कमेंट में बताइएगा, और अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखी है तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।